नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। न्यूज इन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सरफरोज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए भारत ने आज मालदीव को कोरोना वैक्सीन की 1 लाख अतिरिक्त डोज सहायता दी है। 2 दिनों की यात्रा पर मालदीव गए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज माले में मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद और स्वास्थ्य मंत्री अहमद नसीम को ये खेप सौंपी। इसके पहले जनवरी में भी भारत ने मालदीव को 1 लाख वैक्सीन दी थी। मालदीव के विदेश मंत्री से मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच कोविड के पश्चात आर्थिक पुनर्निर्माण पर गहन विमर्श हुआ। दोनों देशों के बीच मछली प्रसंस्करण, सार्वजनिक प्रसारण, सतत शहरी विकास, सड़क संरचना और आवास से जुड़े क्षेत्रों में आपसी सहयोग और समझौते का आदान प्रदान हुआ। विदेश मंत्री जयशंकर मालदीव के रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, आर्थिक विकास मंत्री और योजना मंत्री से भी मिले और मालदीव की जरूरतों को पूरा करने का आश्वासन दिया। विदेश मंत्री जयशंकर ने मालदीव के स्पीकर और पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद से भी मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने मालदीव के खेल मंत्री से मुलाकात की और भारत के सहयोग से माले में तैयार किए गए स्टेडियम का अवलोकन किया। अपनी यात्रा के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह से मिलकर उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिए गए संदेश को प्रेषित करेंगे। मालदीव ने अपने विदेश नीति में इंडिया पहले की नीति घोषित की है और ये भारत की पड़ोसी पहले की नीति से एक दूसरे की पूरक है। नीति आयोग की प्रशासनिक परिषद की 6ठी बैठक में 6 विषयों पर विशेष जोर दिया गया। इसमें विनिर्माण, कृषि, बुनियादी ढांचे में सुधार के अलावा स्वास्थ्य और पोषण के मुद्दे पर विशेष चर्चा की गई। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने आज हुई बैठक के बारे में जानकारी दी। वहीं नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने यह बताया कि बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई उनका मकसद देश के विकास यात्रा में राज्यों और जिलों को बराबर का भागीदार बनाना है। And this had 6 items that were focused upon. One was making India a manufacturing powerhouse. Second was reimagining agriculture. Third was improving the physical infrastructure. Fourth, accelerating human resource development. Fifth, improving service delivery at the grassroots level. And health and nutrition. These were the 6. And at the meeting today, the Prime Minister in his opening remarks emphasized the importance of cooperative federalism in the foundation, as a foundation of India's progress. I mean, he pointed to the fight against COVID-19, which was achieved successfully because of this cooperation. He urged the state governments to give the opportunities for the private sector and the private investor to take more increasing part in Atmanirbhar Bharat, sort of drive that we have. He emphasized this strengthening of the MSMEs and startups. विदेश मंत्री एस जयशंकर मालदीव की यात्रा पर हैं। वो अपनी इस यात्रा के दौरान द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं। विदेश मंत्री की मौजूदगी में दोनों देशों के लोक प्रसारकों के बीच एक अहम समझौता हुआ। वहीं मत्स्य प्रसंस्करण, शहरी अवसंरचना निर्माण, सतत विकास, सड़क अवसंरचना निर्माण व भवन निर्माण को लेकर समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। From fish processing to defense, from building roads to constructing housing, from public broadcasting to airport expansion and connectivity. The range of areas we are working on will further translate into reality the common vision of our leaders, Prime Minister Modi and President Solih. We jointly reviewed the ongoing Indian infrastructure projects on the 2 lines of credit worth $1.2 billion. The contract for one of the most important infrastructure projects for the construction of roads in Addu has been finalized and I believe will be signed tomorrow. This will bring tangible benefits to the people of Addu and transform lives and livelihoods in the south of Maldives. India is indeed honored to partner with Maldives in the prestigious Greater Malay Connectivity Project, the largest connectivity project ever in the Maldives. Other projects like water and sanitation for 34 islands across the archipelago, Hanimadu Airport expansion, development of the Gulifalu port, cricket stadium at Hulumhale are all progressing well. Needless to say, these projects will conform to the hallmarks of Indian development cooperation
which are transparency, full participation and ownership of the host country and competitive pricing. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने वैज्ञानिकों से आनुवंशिक बीमारियों के लिए सरल निदान विधियों को विकसित करने पर जोर दिया। उन्होंने आज हैदराबाद में सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक का दौरा किया और पेडियाट्रिक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर लेबोरेटरी का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने जीनोम आधारित स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग की सराहना की। उपराष्ट्रपति ने आनुवंशिक बीमारियों की अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव के बारे में भी बात की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लोगों में गैर संचारी रोगों के तेजी से फैलाव को देखते हुए स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने और जंक फूड से बचने की सलाह दी है। हैदराबाद में सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट्स एंड डायग्नोस्टिक्स के वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए उन्होंने खासकर युवाओं से बेहतर खानपान और व्यवहार को अपनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि कुछ साल पहले WHO की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में होने वाली मौतों में 61% हृदय विकारों, कैंसर और मधुमेह जैसी बीमारियों की वजह से हुई हैं। उपराष्ट्रपति ने वैज्ञानिकों से स्वस्थ जीवन शैली के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति ने वैज्ञानिकों से आनुवंशिक बीमारियों के निदान के लिए सस्ते और सरल प्रभावी तरीके विकसित करने की सलाह दी ताकि बेहतर रोग प्रबंधन में मदद मिल सके। उपराष्ट्रपति ने CDFD में 10 से अधिक बीमारियों के आनुवंशिक उत्परिवर्तन की पहचान करने की तारीफ की, जिसमें 4 नए जीनों की पहचान शामिल है जो आनुवंशिक बीमारियों के प्रबंधन में सहायक होगी। उपराष्ट्रपति ने कोविड-19 संक्रमण का सटीक इलाज मुहैया कराने के लिए CDFD के कोरोना वॉरियर्स की भी सराहना की। Sedentary lifestyle is causing so much harm to the society. Sedentary lifestyle and unhealthy food habits are linked to the increased incidence of non-communicable diseases in the country. This is also equally important. So lifestyle changes that have come in between, we should avoid and go back to our original lifestyle. Technology, of any technology or any research, ultimate aim is to make people's life more comfortable. To continue to work developing new technologies for better, simpler and cost-effective methods for diagnosis of various genetic diseases. This would help in better patient management. कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा रविवार दोपहर प्रयागराज पहुंची। उन्होंने पुलिसिया कहर के शिकार हुए घूरपुर के बसवार गांव में निषाद समुदाय की पीड़ा सुनी। आपको बता दें कि 4 फरवरी को यमुना में बालू के अवैध खनन के आरोप जिला प्रशासन ने पुलिस बल के साथ कार्रवाई की थी और बालू लदी नावों को तोड़ दिया था। गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। पुलिस ने लाठीबाजी और लगभग 200 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद कुछ लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं। पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई का इससे पहले समाजवादी पार्टी और निषाद पार्टी की तरफ से विरोध किया जा चुका है। अब कांग्रेस भी इस मुद्दे पर निषादों के समर्थन में उतर आई है। इसकी कमान खुद प्रियंका गांधी वाड्रा ने संभाली। महिलाओं से बातचीत के बाद प्रियंका गांधी ने कांग्रेस के ND तिवारी सरकार का उदाहरण देते हुए कहा कि पहले की सरकार नदी किनारे रहने वालों के हित में कानून बनाती थी। जो लोग नदी किनारे रहते हैं उन्हें पता है कि नदी की भलाई किसमें है। पहले की सरकार आपके लिए काम करती थी, आज की सरकार आपके लिए काम नहीं करती है, बल्कि आज की योजनाएं खनन माफियाओं के लिए बनाई जा रही हैं। इस पूरे समुदाय के साथ, क्योंकि अगर खनन माफिया यहाँ पे खनन कर सकती है तो जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, जिनका अधिकार है पट्टों पे, जिनका अधिकार है इस जमीन पे, जिनका अधिकार है इस नदी पे, वो क्यों नहीं कर सकते? ये मेरा सवाल है सरकार के लिए। और हाँ, आज बनवा रहे होंगे मुझे नहीं मालूम। 15 दिन हो गए जब से प्रशासन ने खुद तोड़वाए हैं, तो आज आने का क्या मतलब है? इनको पूरा मुआवजा मिलना चाहिए।
जो नाव टूटी है और जिस तरह से महिलाओं को पीटा है, जिस तरह से लोगों को प्रताड़ित किया गया है यहाँ, मैं आवाज को लगातार उठाती रहूंगी, क्योंकि इनका इन पट्टों पर इनका अधिकार है और इनको इनका अधिकार मिलना चाहिए। संघर्ष करेंगे, हमारी सरकार आएगी तो दिलवाएंगे, लेकिन तब तक संघर्ष करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में इनकी है लड़ाई, हम लोग पूरी तरह से मदद करेंगे। मैं कांग्रेस के जो बड़े अधिवक्ता हैं उनसे मैं मदद मांगूंगी कि वो भी मदद करें और हम सब साथ में इकट्ठे इनकी मदद करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। अब ना उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों से अपनी अपनी मातृभाषा और स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहित करने की अपील की। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के उपलक्ष्य में सभापति वेंकैया नायडू ने लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसदों को अलग अलग भाषाओं और अंग्रेजी में ईमेल करके ये अपील की है। उन्होंने कहा कि मातृभाषा जीवन की आत्मा है। भाषाई और सांस्कृतिक विविधता और बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए हर साल 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने सभी सांसदों को लिखा कि वे अपने क्षेत्रों में स्थानीय भाषाओं के प्रचार प्रसार के लिए काम करें। उन्होंने सांसदों से कहा कि आप जिस बड़े इलाके का संसद में प्रतिनिधित्व करते हैं, वहां की स्थानीय भाषाओं के प्रचार प्रसार करने में सक्रिय रूप से सहायक बने। सांसदों के प्रयासों से भारतीय भाषाओं को काफी ज्यादा प्रोत्साहन मिल सकता है। 3 पन्नों के इस पत्र में वेंकैया नायडू ने मातृभाषा को महत्वपूर्ण बुनियादी स्किल बताते हुए कहा कि बच्चों के विकास में ये बहुत जरूरी है। बच्चों के बेहतर एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए और दूसरी भाषा को जानने के लिए भी ये पहली सीढ़ी है। भाषाओं की विविधता और बहुमूल्य बोलियों वाले हमारे कई सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो ज्ञान के गढ़ रहे हैं, लेकिन आज वो संकट में है। इसका मुख्य कारण अपनी मातृभाषा को कम आंकना और अंग्रेजी को झूठी शान की तरह लेकर चलना है। सभापति ने स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने की जरूरतों को लेकर कहा कि ये देश के सांस्कृतिक विविधता को बचाने के लिए आवश्यक है। संस्कृति और भाषा एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। एक भाषा को समाप्त करना बेशकीमती विरासत को खोने जैसा है। हम ऐसा होने नहीं दे सकते। सभापति ने लिखा है कि हमारी विविधता भरी संस्कृति की खूबसूरती को सिर्फ मातृभाषाओं को प्रोत्साहन देकर ही बचाया जा सकता है। मातृभाषा जीवन की आत्मा है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देने के मकसद से सांसदों को अपने क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित करने को कहा है। सभापति ने सांसदों से कहा कि करीब 200 भारतीय भाषाएं विलुप्त होने के संकट से गुजर रही हैं और संयुक्त राष्ट्र ने हर 2 सप्ताह में एक विश्व भाषा के विलुप्त होने पर चिंता जाहिर की है। संस्कृति और उसके संस्कारों को जानने के लिए उसकी भाषा को जानना जरूरी है। भाषा और संस्कृति ऐतिहासिक रूप से परस्पर एक दूसरे की पूरक हैं। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदी समाचार पत्र दैनिक जागरण में लेख लिखते हुए ये बातें कही हैं। इसमें उपराष्ट्रपति ने देशवासियों से भाषाई विविधता को मजबूती देने की अपील की है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने अपने लेख में जानकारी दी है कि 2021 के लिए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का विषय समावेशी शिक्षा और समाज के लिए बहुभाषिता को प्रोत्साहन है। ये इस अवधारणा पर आधारित है कि एक समावेशी समाज बनाने के लिए बहुभाषिता जरूरी है। ये सिद्धांत प्रधानमंत्री मोदी के शासन दर्शन की मूल भावना सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के अनुरूप है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि भारतवासियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का विशेष महत्व है। सांस्कृतिक और भाषाई विविधता भारतीय सभ्यता का आधार रही हैं। भाषाओं और बोलियों की समृद्ध विविधता हमारी स्थानीय ज्ञान परंपराओं की वाहक है, जिन पर आज लुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। मातृभाषा के प्रति तिरस्कार की मानसिकता जीवन के शुरुआत से ही पनपने लगती है। स्कूली शिक्षा के स्तर से ही अंग्रेजी ज्ञान को महिमा मंडित किया जाता है। ये मानसिक गुलामी का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने लिखा है कि मातृभाषा व्यक्ति के परिवेश से निकटता से जुड़ी होती है। स्कूल के प्राथमिक स्तर पर अध्ययन और अध्यापन मातृभाषा में ही होना चाहिए। यही वह समय होता है जब बच्चों के भाषा ज्ञान और सांस्कृतिक जड़ों को मजबूत बनाया जाता है।
उपराष्ट्रपति ने आगे लिखा है कि अभिभावकों और शिक्षकों को बच्चों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं सीखने में मदद करनी चाहिए, जिससे उनकी वैश्विक दृष्टि व्यापक हो। भाषाई जनगणना 2018 के मुताबिक भारत में 19,500 भाषाएं और बोलियां हैं। 121 ऐसी भाषाएं हैं जिन्हें देश में 10,000 से ज़्यादा या उससे अधिक लोग बोलते हैं। 196 भारतीय भाषाएं लुप्तप्राय हैं, जिनके संरक्षण और संवर्धन की तत्काल ज़रूरत है। उपराष्ट्रपति ने लिखा है कि प्रशासन के विभिन्न क्षेत्रों में मातृभाषा का अधिकाधिक प्रयोग बढ़ाया जाना चाहिए। सामान्य नागरिक से उसकी भाषा में ही संवाद करने से प्रशासन को उसके द्वार तक पहुंचा पाते हैं। किसी संस्कृति और उसके संस्कारों को गहराई से जानना है तो उसके लिए उसकी भाषा को जानना जरूरी है। इस सब के बीच पश्चिम बंगाल भाजपा ने राज्य में पार्टी की परिवर्तन यात्रा पर हो रहे हमलों को लेकर चुनाव आयोग और गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। पत्र में पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा की जा रही हिंसा का जिक्र किया है और इस दौरान स्थानीय पुलिस और प्रशासन पर कोई कार्रवाई न करने और नाकाम रहने का आरोप लगाया है। भाजपा ने पत्र में आरोप लगाया है कि शांतिपूर्वक चल रही पार्टी की परिवर्तन यात्रा पर तृणमूल के लोगों ने हमला किया, लेकिन स्थानीय पुलिस मूक दर्शक बनी रही। भाजपा ने कहा है कि इन हमलों में उसके कई समर्थक और आम लोग जख्मी हुए। भाजपा ने आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल पुलिस तृणमूल कैडर की तरह काम कर रही है। पार्टी ने आशंका जाहिर की है कि पुलिस इस मामले में जिम्मेदार तृणमूल कार्यकर्ताओं को पकड़ने के बजाय भाजपा कार्यकर्ताओं और मासूम लोगों को ही फंसाने की कोशिश करेगी। भाजपा ने आग्रह किया है कि चुनाव आयोग पक्षपात करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करे और पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण विधानसभा चुनाव कराने के लिए तटस्थ अधिकारियों को तैनात करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह मानना है कि सहकारी संघवाद को अधिक सार्थक बनाने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना चाहिए। नीति आयोग की प्रशासनिक परिषद की छठी बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रतिस्पर्धी सहकारी संघवाद न सिर्फ राज्यों के बीच बल्कि जिलों के बीच भी कायम किया जाना चाहिए। प्रशासनिक परिषद की बैठक में लद्दाख और जम्मू कश्मीर ने पहली बार केंद्र शासित प्रदेश के रूप में हिस्सा लिया। नीति आयोग की प्रशासनिक परिषद की छठी बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना के दौरान केंद्र और राज्य सरकारों ने राष्ट्र को सफल बनाने में एक साथ काम किया है। इससे विश्व स्तर पर देश की सकारात्मक छवि बनी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते वर्षों में कृषि से लेकर पशुपालन और मत्स्य पालन तक एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाई गई है। इसका परिणाम है कि कोरोना के दौर में भी देश के कृषि निर्यात में काफी बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने विभिन्न सेक्टर्स के लिए PLI स्कीम्स शुरू की हैं। राज्यों को भी इस स्कीम का पूरा लाभ लेते हुए अपने यहाँ ज्यादा से ज्यादा निवेश आकर्षित करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान एक ऐसे भारत के निर्माण का मार्ग है जो न केवल अपनी आवश्यकताओं के लिए बल्कि विश्व के लिए भी उत्पादन करे और ये उत्पादन विश्व में श्रेष्ठता की कसौटी पर भी खरा उतरे। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम ये भी देख रहे हैं कि कैसे देश का प्राइवेट सेक्टर देश की इस विकास यात्रा में और ज्यादा उत्साह से आगे आ रहा है। सरकार के नाते हमें इस उत्साह का प्राइवेट सेक्टर की ऊर्जा का सम्मान भी करना है और उसे आत्मनिर्भर भारत अभियान में उतना ही अवसर भी देना है। आत्मनिर्भर भारत अभियान एक ऐसे भारत का निर्माण का मार्ग है जो न केवल अपनी आवश्यकताओं के लिए बल्कि विश्व के लिए भी उत्पादन करे और ये उत्पादन विश्व श्रेष्ठता की कसौटी पर भी खरा उतरे। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को न सिर्फ राज्यों के बीच डिस्ट्रिक्ट तक ले जाना है ताकि विकास की स्पर्धा निरंतर चलती रहे। हमने कोरोना कालखंड में देखा है कि कैसे अब राज्य और केंद्र सरकार ने मिलकर काम किया, देश सफल हुआ और दुनिया में भी भारत की एक अच्छी छवि निर्माण हुई। आजमगढ़ के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के काशीपुर गांव में आंगनवाड़ी से मिले दूध को पीने से 2 जुड़वा बच्चों की मौत हो गई। बच्चों की मौत से परिवार में हड़कंप मच गया।
वहीं परिजनों ने जांच की मांग को लेकर घंटों कब्रिस्तान पर प्रदर्शन किया। परिजनों ने बताया कि रात में करीब 1 बजे पैकेट का दूध पिलाया गया था। मौके पर पहुंचे चिकित्सकों ने फूड पॉइजनिंग या दम घुटने से बच्चों के मरने का अंदेशा व्यक्त किया है। ग्रामीणों ने जांच की मांग को लेकर घंटों कब्रिस्तान पर सबको रखकर प्रदर्शन किया। काशीपुर की रहने वाली मधुबाला ने 2 माह पूर्व एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। परिजनों के अनुसार जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ थे। रात करीब 1 बजे मधुबाला ने दोनों बच्चों को आंगनबाड़ी से मिले पैकेट के दूध का घोल मिलाकर पिलाया और सो गई। सुबह 4 बजे देखा तो उसके होश उड़ गए, चीखने चिल्लाने लगी। आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। घटना की जानकारी ग्राम प्रधान कमला देवी, आशा बहू, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को दी गई। इसके बाद सभी मौके पर पहुंचे और लगभग 30 परिवारों में बांटे गए दूध को प्रयोग करने से मना कर दिया। ग्रामीणों की सूचना पर स्वास्थ्य केंद्र सठियाओं के प्रभारी ने मौके का मुआयना किया और बताया कि मूल कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकेगा। प्रथम दृष्टया बच्चों की मौत का कारण दम घुटने या फूड पॉइजनिंग हो सकता है। आपके बच्चे थे? क्या हुआ था बच्चे को? कुछ नहीं हुआ था, बस वो दूध पी के सोए, बस सोए रह गए। किस तरह का दूध था? पराग डेयरी का। कहाँ से मिला था? आंगनबाड़ी से। कब दिए थे वो आंगनबाड़ी आपको? कल परसों का मिला था। तो आपसे बताई थी कि बच्चों को देना है कि बच्चे की माँ को देना है कि किसको देना है? अभी तो हमको नहीं पता, हम घर पे लाए थे। तो आप ये कह रहे हैं कि आप जो बच्चा आंगनबाड़ी का दूध मिला था उसी के पीने से उसकी मौत हुई है? जुड़वा बच्चे थे? नए कृषि सुधार संबंधी कानूनों की वापसी को लेकर किसान लगातार दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर धरना दे रहे हैं। हालांकि इस बीच बॉर्डर पर किसानों की तादाद कम होती जा रही है। इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये आंदोलन खत्म हो जाएगा या फिर यूं ही जारी रहेगा। अच्छा, किसान बिल के बारे में कितनी जानकारी है आपको? हमको कुछ जानकारी नहीं है। सरकार ने जो कानून बनाया है वो कैसा? कुछ मालूम ही ना के बारे में, तो क्या बताए दे हम। योजना बनाई है तो कैसी होगी? अब पता ना कैसी बनाई, अच्छी बनाई खराब बनाई, बस भेज आने जाए, पता ना तो क्या बताए अच्छी खराब। अच्छा, दिल्ली में जो किसान धरने पर बैठे हुए हैं, अब बे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या ना कर रहे हैं, जानकारी तो है ना कुछ। आपकी फसल का पर्याप्त दाम मिल जाता है? अरे फसल तो सफा पिट गई, आलू रेट मर गई सफा। 2000 रुपये लेके गाड़ो है और 300 से 250 रुपये बिक रहा हुआ है। क्या करेंगे? क्या मतलब नहीं करिए वैसे? 80 रुपये पहुँचा, डीजल 80 रुपये कर दो, पेट्रोल 75 रुपये, 85 रुपये कर दी। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने बताया कि आंदोलन आगे कब तक जारी रहेगा और आगे क्या प्लान है। वहीं बता दें कि इससे पहले किसान नेता राकेश टिकैत ने ये भी कहा था कि सरकार सोच रही है कि फसल आ जाएगी तो किसान घर वापस लौट जाएंगे। हमने कहा कि हम खड़ी फसलों को बर्बाद कर देंगे पर घर वापस नहीं जाएंगे। सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। हमने रणनीति बनाई है कि जो किसान यहाँ रहेगा, फसल आएगी तो उसके खेत का काम गांव की कमेटी करेगी। अच्छा, इस समय किसान बिल को लेकर क्या मतलब? किसान को आलू की फसल होती है वो बिल्कुल ही मत दी है। कितनी जानकारी है किसान बिल के बारे में? किसान के बिल की बिजली है तो बिजली आ ना रही, वो पैसा कम ना आ रही, ना छूट रहा बिल। डीजल को लेकर क्या? डीजल बढ़ रहा है, पेट्रोल भी बढ़ रही है। परेशानी क्या आ रही है डीजल में? बढ़ने से ये कि पहले सस्ता हो तो किसान खेती भरते, अब क्या करे? दिल्ली में जो किसान धरने पर बैठे हुए हैं वो अपने मतलब से बैठे, अब जाने का सरकार करेगी का नहीं करेगी। सरकार के फायदा करेगी या नुकसान करेगी, वो अपने मतलब में। बिल के बारे में जानकारी कितनी है? बिल की जानकारी कुछ ना है। जो किसान बिल बनाए हैं केंद्र सरकार ने, 3 योजनाएं किसानों के लिए बनाई हैं, आपको उसके बारे में क्या जानकारी है? इस योजना किसानों को तो बहुत कम जानकारी है। इस पे किस लिए किस तरीके से ये योजना चली है इसके बारे में कोई पता नहीं किसानों को अधिकांश। अच्छा, पेट्रोल डीजल का जो दाम बढ़े हैं, इस पर तो किसानों को बहुत दुखद समाचार मिल रहा है कि बिल बढ़ रहे हैं, भाड़ा भी बढ़ेगा। इससे किसानों को बड़ा परेशानी हो चुकी। अभी तो किसानों का कोई काम नहीं चल रहा है। जब ट्रैक्टर आलू खुदाई चलेगी, डीजल के दाम बढ़े तो ट्रैक्टर वाले अपने दाम ऑटोमेटिक दाम बढ़ाएंगे, तो इससे किसानों को बहुत मतलब हानि होगी किसानों की। अच्छा, इस समय फसल का वाजिब दाम मिल रहा है? नहीं, अभी नहीं मिला। आलू का दाम नहीं मिला किसानों को।
केंद्र सरकार का कहना है कि हमने फसल पे अच्छे दाम दिए हैं। नहीं, वो सब पिछले साल तो दिए थे इंसान तो आलू पे, किसानों को तो अभी सही भाव से बिके तो किसानों की ज़मीन घर से घाटा होगा। और अच्छा, किसान बिल के बारे में कितनी जानकारी है? किसान बिल के बारे में मुझे तो जानकारी है नहीं सर। अच्छा, पेट्रोल डीजल पर जो सरकार ने लगातार दाम बढ़ा दिए हैं, हाँ, क्या कहें? इससे तो सर बहुत बड़ी दिक्कत है किसान को। आलू खेती करने में डीजल महंगी पड़ रही है और खेत जुताई में पैसा ज़्यादा लगता है। आलू मद्दा हो गया है, 2000 रुपये का बीज डाला था सर, अब वो 200 रुपये बिक रहा है। क्या है, किसान की तो मट्टी खराब है। अच्छा, दिल्ली में जो किसान धरने पर बैठे हैं, क्या कहना चाहेंगे? वो भी सर अपने हित के लिए बैठे होंगे, पर मुझे ये मालूम नहीं है किस लिए बैठे, क्या कर रहे हो। मांग पूरी कर रहे हैं, अपनी मांग के लिए बैठे होंगे। सिकोहाबाद थाना क्षेत्र के गांव नौशहरा में रास्ते के विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे और चाकू चले, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। पुलिस ने आज खुलासा करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि नौशहरा निवासी केसरी सिंह कुशवाहा और प्रेमचंद के बीच रास्ते को लेकर विवाद चल रहा था। बीते 16 फरवरी को दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। झगड़े में दोनों पक्ष के करीब 5 लोग घायल हुए थे। झगड़े के दौरान प्रेमचंद चाकू लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया था। घायल प्रेमचंद को फिरोजाबाद के सरकारी ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उस समय मृतक के परिजनों ने 5 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। तभी से सभी आरोपी फरार चल रहे थे, लेकिन थाना पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद पिता केसरी सिंह और उसके 3 पुत्रों को गिरफ्तार कर लिया। चारों के कब्जे से तमंचा, कारतूस और हत्या में प्रयोग किया गया चाकू भी बरामद किया है। सायं 7 बजे के लगभग एक प्रेमचंद नामक व्यक्ति की धारदार हथियारों से हत्या की गई थी। उसमें 5 लोग को नामित हुए थे, जिनमें 4 की गिरफ्तारी सिकोहाबाद पुलिस ने आज की है। इनके पास से आला कत्ल बरामद हुआ है। पूछताछ में इन्होंने अपना जुर्म कबूल किया है और घटना के पीछे बता रहे थे कुछ इनके जमीन की रंजिश थी और कुछ तत्कालिक बातें थी जिसपे गाली गलौज हो रही थी, और उसी को लेके गुस्से में आके वहां पे हमलावर हुए हैं और एक व्यक्ति की को चोट लगी, जिसके अस्पताल में मृत्यु हुई थी। इनके पास से जो इनका आला कत्ल था, चाकू और तमंचा आदि बरामद हुआ है और इनको आज जेल भेजा जा रहा है। इन पे किस तरह का गिरफ्तारी आज 5 दिन बाद हो पाई है, तो ये लगातार फरार चल रहे थे। इनकी गिरफ्तारी के लिए सभी पे 15-15 हजार का इनाम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा दिया गया था, घोषित किया गया था। ये इन सभी इनामियों को आज गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में सिपाही की हत्या करने का आरोपी गैंगस्टर मोती सिंह पुलिस के निशाने पर आ गया, जिसे मुठभेड़ में मार गिराया गया है। बीते 9 फरवरी को पुलिस के सिपाही देवेंद्र की पीट कर हत्या के मामले में रविवार तड़के पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी। शराब माफिया मोती पर पहले से ही 1 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। वहीं अभी इस मामले में 2 अन्य आरोपी मोहर और मानपाल अभी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। बता दें कि 9 फरवरी को थाना सिढ़पुरा क्षेत्र के नगला धीमर में शराब माफिया मोती ने अपने साथियों के साथ मिलकर सिपाही देवेंद्र की पीट कर हत्या कर दी थी। हमले में एक दरोगा अशोक गंभीर रूप से घायल भी हुए थे और उनकी पिस्टल भी लूट ली गई थी। पुलिस ने घटना के 12 घंटे के भीतर मोती के भाई एलकार को मुठभेड़ में मार गिराया था। तो वहीं अब मोती पुलिस के निशाने पर आ गया, साथ ही उसके पास से लूटी गई पिस्टल भी बरामद कर ली गई। वह 1 लाख के इनामी अपराधी मुख्य आरोपी मोती की तलाश हेतु आज प्रातः दबिश हेतु क्षेत्राधिकारी पटियाली व गंज द्वारा थानाध्यक्ष सिरपुरा थानाध्यक्ष सिकंदरापुर वैश्य थानाध्यक्ष एसओजी क्राइम ब्रांच की टीम जब रवाना थी, तो इस इनामी बदमाश के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। उस मुठभेड़ के दौरान मोती गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जिला चिकित्सालय में इलाज हेतु रवाना किया गया। डॉक्टरों द्वारा उसको मृत घोषित कर दिया गया। उसके कब्जे से जो सरकारी पिस्टल लूटी गई थी वो बरामद कर ली गई है। साथ ही अवैध तमंचा व कारतूस बरामद हुआ है। के 2 साथी जो कि उसके भाई हैं मोहर व मानपाल, वो भागने में सफल हो गए हैं। पुलिस टीम उनके पीछे काम्बिंग और रश कर रही है। शीघ्र उनकी भी गिरफ्तारी करके आपको अवगत कराया जाएगा।